यार मुझे ना पहाड़ों से बहुत ज्यादा ऑब्सेशन है और आज का ये स्टोरी पढ़ने के बाद तुम्हारा भी पहाड़ों को लेके जो ऑब्सेशन है ना वो बढ़ने लगेगा। आज का स्टोरी है हमारा द सिल्क रोड बाय निक मिडलटन। अब ये ना एक ऑटोबायोग्राफी है हमारे भाई साहब निक मिडलटन का। ये बंदा एक ज्योग्राफर है, एक एक्सप्लोरर है। इसने मोर देन 70 कंट्रीज को ट्रैवल किया है और जो भी अपने एक्सपीरियंसेस है उसने किताबों में लिखा है वही चीज। और उसी किताब का एक छोटा सा पन्ना आज हम देखेंगे, इसका नाम है द सिल्क रोड। अब यहाँ पे हमारा जो भाई है ये किस तरीके से ट्रैवल करता है और अपने जर्नी का जो एक्सपीरियंसेस है वो बताता है माउंट कैलाश का। अब तुमने माउंट कैलाश का नाम तो सुना ही होगा यार, वो जगह जहाँ हमारे भोलेनाथ रहते थे। अब इस स्टोरी को खत्म करने के बाद तुम्हें याद देखना माउंट कैलाश जाने एक बार न एक बार मन तो जरूर करेगा। स्टोरी पे बढ़ता है। इस स्टोरी का शुरुआत होता है खूबसूरत सा मॉर्निंग से। सुबह का समय होता है, आसमान पूरा नीला होता है, आधा चांद दिख रहा होता है और सूरज उग रहा होता है एक साइड से और अपने चमक से पहाड़ों को, क्लाउड्स को पिंकिश रंग दे रहा होता है। और साथ ही साथ इंट्रोडक्शन होता है कुछ कैरेक्टर्स का। पहला कैरेक्टर है निक मिडलटन। अब ये मेन कैरेक्टर है, तुम्हें पता है। दूसरा कैरेक्टर है हमारे भाई का दोस्त डैनियल और तीसरा कैरेक्टर एक ड्राइवर जो हमारे भाई के इस जर्नी पे माउंट कैलाश तक जाने का मदद करने वाला है। इसका नाम है सेटन। अब टी यहाँ पे साइलेंट है तो ये चीज याद रखना। तो सीन ऐसा होता है, देखो एक विलेज होता है माउंट कैलाश के आसपास ही, राबू के नाम से। अब यहाँ से हमारा भाई और ड्राइवर एंड उसका दोस्त निकल रहा होता है माउंट कैलाश की जर्नी की ओर। और जिस गांव में वो रुके थे ना राबू, वहीं पे एक लेडी होती है जिसका नाम होता है लामो। अब डैनियल हमारी मैडम लामो को बताती है कि हमारा भाई निक मिडलटन जा रहा है माउंट कैलाश कोरा कंप्लीट करने। कोरा का मतलब होता है माउंट कैलाश का चक्कर लगाना इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब देखो ये कोरा एक तिब्बतियन वर्ड है। अब तिब्बतियन कल्चर में एग्जैक्टली जैसे हमारे हिंदू कल्चर में हम परिक्रमा करते हैं ना भगवान जी का मंदिर का, उसी तरीके से माउंट कैलाश का परिक्रमा तुम समझ लो को कहते हैं कोरा। अब यही कोरा कंप्लीट करने हमारा भाई जा रहा था माउंट कैलाश। अब जब ये बात हमारे मैडम लामो को पता चलता है ना तो वो खुश होके हमारे भाई को कुछ गिफ्ट देना चाहती है। तो जिस सुबह हमारा भाई निक मिडलटन, डैनियल और सेटन वो तीनों निकल रहे होते हैं माउंट कैलाश का जर्नी के लिए, उसी सुबह को हमारी मैडम लामो अपने टेंट से बाहर निकलती है एक लॉन्ग स्लीव सीप के चमड़े से बना हुआ एक कोट लेके। अब इसके बाद भाई हमारा वो गिफ्ट लेके गाड़ी के अंदर एंटर करता है एंड गाड़ी के अंदर बैठने के साथ साथ जो ड्राइवर होता है सेटन वो पीछे मुड़ के हमारे भाई को देखते हुए कहता है, अरे सर जी आप तो ध्रुकबा लग रहे हो। तुम सोच रहे हो ये ध्रुकबा क्या है? तो तिब्बत के अंदर में जो नोमैडिक हर्डर्स होते हैं ना, तुम सिंपली कह लो जो नोमैडिक ट्राइब्स होते हैं ना, उन्हें कहता है ध्रुकबा। वो इसी तरीके का कपड़ा पहनते हैं और हमारे भाई ने भी क्योंकि इसी तरीके का कुछ कपड़ा पहना था तो उसे भी ध्रुकबा कहा जा रहा था ड्राइवर के द्वारा। एंड देन जर्नी स्टार्ट होता है। अब आगे एक शॉर्टकट लिया जाता है साउथ वेस्ट की तरफ जो सीधा जाके माउंट कैलाश के रास्ते पे जाके मिलेगा। अब इस शॉर्टकट को लेने की वजह से एक चैंगटोंग विलेज था, उसे उन्हें क्रॉस नहीं करना पड़ेगा जो कि एक लंबा रास्ता हो सकता था। बट ये रास्ता आसान नहीं था, ऊंचे ऊंचे माउंटेन पीक्स थे। और हमारा ड्राइवर भाई शेटन कहता है कि देखिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस रास्ते में स्नो ना हो। अब स्नो का नाम सुन के हमारा भाई कहता है कि क्या हो अगर स्नो हो रास्ते पे, तब क्या करेंगे हम? तो ड्राइवर साहब एक अनोखा जवाब देते हैं, अब वो तो जाके ही पता चलेगा। मतलब भाई ने यार पूरा इंतजाम करके रखा हुआ है कि अगर स्नो होता है तो देखा जाएगा भाई साहब, मतलब अपने जान के साथ देखा जाएगा। खैर सफर आगे बढ़ता है। जो राबू तक का रास्ता था वो थोड़ा हिली एरिया था, बट उस शॉर्टकट को लेने के बाद जो रास्ता आता आगे वो एक लंबा वास्ट प्लेन एरिया होता है, खाली मैदान होता है। दूर दूर तक बस कुछ अगर दिख रहा होता है वो है गजेल। अब डियर जैसे ये दिखता है। अब वो सारे जानवर अपना घास फूस खा रहे होते हैं, बट जैसे ही कार उनके पास से गुजर रहा होता है वो एकटक दिखते हैं एंड देन इस बड़े से एम्प्टी प्लेन एरिया पे कहीं भाग जाते हैं। एंड देन सफर आगे बढ़ता है और आगे बढ़ते बढ़ते ये जो बड़ा सा प्लेन एरिया जहाँ ग्रासेस बढ़ती था ये बदल जाता है थोड़ा रॉकी, मतलब पथरीला इलाकों में। थोड़ा रास्तों में पत्थर आने लगे थे और वो देखते हैं एक बड़ा ग्रुप ऑफ वाइल्ड एस, तुम कह लो जंगली डोंकीज को भागते हुए उनके तरफ। अब इस चीज को हमारे ड्राइवर साहब सेटन ने काफी दूर से देख लिया था क्योंकि वो जंगली गधे यानी कि वाइल्ड एसेस जब भागे भागे दौड़े दौड़े आ रहे थे ना तो वो काफी ज्यादा धूल उड़ाते हुए आ रहे थे। और इस बवंडर भरे धूल को देख के समझ गया भाई साहब की इस जगह अगर दौड़ रहा होगा तो वो वाइल्ड एसेस ही होगा। देखो ये जंगली डोंकीज ना थोड़ा हमारे डोंकीज से अलग है। नॉर्मली हमारे डोंकीज लेजी होते हैं, इतना ज्यादा स्पीड दौड़ नहीं सकते, बट ये वाइल्ड एसेस काफी स्पीड दौड़ते हैं। एंड देन थोड़ा और आगे बढ़ने के बाद जो रास्ते का ज्योग्राफी है फिर से चेंज होता है। थोड़ी देर पहले जहाँ पथरीला इलाका था अब माउंटेन्स में वो बदलने लगता है। जहाँ वो गुजरते हैं कई सारे द्रोगबाज को देखते हुए। अब द्रोगबाज मैंने बताया था नोमैडिक ट्राइब
नोमैडिक पीपल को कहते हैं। कई सारे मैन थे, कई सारे वुमेन थे जो देखभाल कर रहे थे अपने शिप का। उन सब ने गरम गरम कपड़े पहने हुए थे और वो गुजरते हुए गाड़ी को देख रहे थे, और उनमें से कई तो अपना हाथ फैला के बाय बाय भी कर रहे थे। एंड देन थोड़ा और आगे बढ़ने के बाद वो देखते उन नोमैड्स का दूर दूर में बिखरा हुआ टेंट्स को। पूरा टेंट के अंदर अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ था, और उन सारे टेंट्स को गार्ड कर रहा होता है टिबेटियन मस्टी ब्रीड का ब्लैक कलर का डॉग्स। अब ये डॉग्स की तरह कम और बड़ा बीस्ट, कोई जानवर जैसा ज्यादा दिख रहा था। पूरे बदन में काले काले बड़े बड़े बाल थे, और वो आके गराए हुए थे हमारे भाई साहब के गाड़ी की ओर। जैसे ही टेंट के पास से गाड़ी गुजरते हुए जा रहा था, वो डॉग बुलेट की स्पीड से झपट्टा मार देते गाड़ी के पीछे पीछे। और उन डॉग्स को यहाँ पे हमारा राइटर डिस्क्राइब कर रहा होता है कि वो एक मॉन्स्टर की तरह दिख रहा होता है, जिसके बदन पे बड़े बड़े लंबे लंबे काले काले बाल थे। वो इतना काला था कि रात के अंधेरे से भी ज्यादा। गले पे एक लाल कलर का पट्टा था, और वो जब भौंक रहा था तो उसका बड़ा जबरा दिख रहा था, जो कि किसी मॉन्स्टर से कम तो था नहीं। और वो डॉग्स बिल्कुल भी डर नहीं रहे थे हमारे भाई साहब के गाड़ी से। कई बार तो ऐसा सीन आ रहा था कि गाड़ी के आगे आ जा रहा था, जिस वजह से हमारे सेटन साहब को गाड़ी रोकना पड़ रहा था, एंड देन साइड से फिर टर्न करना पड़ रहा था। ये भयानक से देखने वाले काले ब्लैक डॉग्स गाड़ी का पीछा तब तक करता रहा जब तक गाड़ी टेंट से लगभग 100 मीटर दूर नहीं चला गया। और ये नजारा देखने के बाद हमारे भाई के दिमाग पे ये चल रहा था कि जो एंशिएंट टाइम में ना चाइना में इन टिबेटियन मस्टिफ्स को एज अ हंटिंग डॉग की तरह रखा जाता था, वो ऐसे ही नहीं है। ये सच में एक हंटिंग डॉग की तरह बिहेवियर है इनका। मेनली सिल्क रोड के द्वारा तिब्बत से एज ए गिफ्ट दिया जाता था चाइना को ये टिबेटियन मस्टिफ्स, जो कि हंटिंग डॉग की तरह इस्तेमाल किया जाता था चाइना के एम्पेरल कोर्ट के अंदर, एंशिएंट टाइम में जब चाइना के एम्पेरर होते थे। नाउ जर्नी आगे बढ़ता है, एंड अब हमें देखने मिलता है स्नो कैप माउंटेन्स, ऐसे पहाड़ जो कि बर्फ से ढका हुआ है चारों ओर। गाड़ी एंटर करता है एक वैली पे। अब जिन्हें वैली का मतलब नहीं पता, वैली एक प्लेन एरिया होता है जो कि दो माउंटेन के बीच पे होता है। अब हमारे भाई का कार भी ऐसे एक वैली पे एंटर करता है। बगल में एक रिवर होता है जिसका पानी पूरी तरीके से जम चुका होता है, आइसी हो जाता है, और सूरज का रोशनी उस आइसी वाटर पे पड़ने के कारण वो चमकने लगता है। और रास्तों का जब मोड़ आता है ना, वो लगातार शार्प टर्न्स लेने लगता है कि पहाड़ है भाई साहब। अब रास्ते भी अब उबड़ खाबड़ बम्पी सा होने लगता है, जिस वजह से हमारा सेटन भी अपने गाड़ी के स्पीड को थोड़ा कम करता है, गियर को थोड़ा कम करता है, थर्ड गियर पे लाता है और गाड़ी को कंटिन्यूअसली ऊपर चढ़ाते रहता है। जैसे जैसे गाड़ी पहाड़ पे ऊपर चढ़ रहा था ना, चढ़ाई जो होता है ना वो और स्टीप हो जाता है, मतलब खरा चढ़ाई हो जाता है कुछ इस तरीके का। और अगल बगल में बड़े बड़े पत्थर जहाँ पे लगे हुए होते हैं ऑरेंज कलर के लीचेन, एक तरीके का फंगी कह सकते हो, और साथ ही साथ उन पत्थरों के नीचे ऊपर बर्फ भी दिखने मिलता है। और इतना ज्यादा ऊपर एल्टीट्यूड में आने के कारण हमारे भाई साहब का कान यार बंद पड़ जाता है। अगर तुम भी पहाड़ों पे कभी गए हो, ऊपर हाई एल्टीट्यूड पे उठे हो, तो तुम्हारे साथ भी कभी ऐसा हुआ होगा। मेरे साथ तो ऐसा हुआ है भाई साहब, कान बंद पड़ गया यार, उल्टी अलग आ रहा है भाई, मेरा फट गया था जब मैंने पहली बार चढ़ाई करा था हाई एल्टीट्यूड पे। मैं सोच रहा था कि बस हो गया, मुझे और पहाड़ों पे नहीं चढ़ना, किसी तरह बस मुझे घर पहुंचा दो बस। अब ऐसा ही कुछ हालत हमारे भाई के साथ भी हो रहा था। कान पूरी तरह से बंद पड़ चुका था। अब इसे छुटकारा पाने के लिए एक ही उपाय है भाई साहब, अपना नाक बंद करो एंड देन जोर से सांस लो नाक से। तो नाक से तो हवा निकलेगा नहीं, तो कान से निकलेगा और तुम्हारा जो भी ब्लॉकेज है वो ठीक हो जाएगा। तो हमारे भाई ने भी ये करा और उसका ब्लॉकेज भी ठीक होता है। एंड सडनली सेटन गाड़ी आगे रोक देता है और कूद के गाड़ी से बाहर निकलता है, इससे पहले कि हमारा भाई रियलाइज कर पाता कि सेटन ने अचानक से गाड़ी क्यों रोक दिया। डैनियल कहता है कि आगे बर्फ है, और ये कह के डैनियल भी गाड़ी से कूद के बाहर निकलता है, और जब दरवाजा खोलता है तो ठंडा ठंडा हवा गाड़ी के अंदर एंटर करता है। पता ये चलता है कि रास्ते पे आगे 15 मीटर का एक स्नो ब्लॉकेज है, और ऐसा कोई तरीका भी नहीं था कि स्नो ब्लॉकेज के कोने कोने से हम चले जाए गाड़ी को लेके, जगह ही नहीं था भाई साहब। पूरा एरिया 15 मीटर का स्नो ब्लॉकेज से भरा हुआ था। भाई हमारा गाड़ी से बाहर निकलता है और डैनियल को ज्वाइन करता है। दोनों देखते हैं कि जो सेटन है ना, उस आइस ब्लॉकेज के पास जाके चेक कर रहा है कि क्या हम इसे पार कर सकते हैं या नहीं कर सकते। और इसी बीच हमारा भाई का नजर जाता है अपने गरीब पे, जहाँ वो देखता है कि वो लोग सी लेवल से 5210 मीटर ऊपर है। भाई साहब इतना ऊंचाई पे तो मैंने भी आज तक नहीं चढ़ा। मैंने हाईएस्ट चढ़ाई की थी यार सीला पास का, जो कि 4100 कुछ मीटर का होगा, बट भाई साहब ये तो 5210 काफी ज्यादा था। भाई हमारा सिचुएशन को देख के कहने लगता है कि ये बर्फ का जो ब्लॉकेज है ना, ये मुझे इतना भी मोटा नहीं लग रहा कि इससे गाड़ी आगे चढ़ के जा ही नहीं पाएगा। तो डैनियल आगे से कहता है कि भाई साहब देखो, बर्फ का मोटाई से हमें खतरा नहीं है, जो बर्फ के ऊपर में जो टॉप लेयर है ना वो बहुत स्लिपरी होता है, गाड़ी उसके ऊपर से आगे जा ही नहीं पाएगा।
और गाड़ी अगर जा नहीं पाया तो पलट जाएगा, तो भाई साहब सीन खत्म। फिर जब वो बातचीत कर ही रहे होते हैं तो दोनों देखते हैं कि सैटर्न क्या कर रहा है, मिट्टी लाके उस आइस के टॉप लेयर पे डाल रहा होता है और वो दोनों भी जाके मदद करते हैं। फिर और थोड़ी देर में वो इतना मिट्टी वहां डाल देते हैं कि शायद गाड़ी आसानी से उसके ऊपर से चला जाए। एंड देन सैटर्न गाड़ी को स्टार्ट करता है। डैनियल और हमारा भाई गाड़ी के बाहर ही रुकता है ताकि गाड़ी पे थोड़ा वेट कम रहे, गाड़ी स्मूथली उस आइस ब्लॉकेज को पार कर पाए। और ऐसा ही होता है, सैटर्न आसानी से ड्राइव करते हुए जहाँ मिट्टी फेंका गया था उसके ऊपर से उस आइस ब्लॉकेज को पार कर देता है विदाउट एनी डिफिकल्टी। एंड देन जर्नी आगे फिर बढ़ पड़ता है। पर बस 10 मिनट आगे जाने के बाद फिर एक आइस ब्लॉकेज आता है। अब इसे देख के सैटर्न कहता है नॉट गुड सर, ये कह के वो अपनी सीट से बाहर निकलता है, सिचुएशन को देखने लगता है कि करना क्या है और वो डिसाइड करता है कि इस बार वो इस आइस को आसानी से शायद पार कर लेगा ड्राइव करते हुए। भाई साहब पहाड़ी आदमी है, रिस्क लेना तो उसके फितरत में है। ये चीज हमने शुरुआत से देखा है। जिस रास्ते से वो चल रहे थे वो रास्ता आसान था नहीं, खरी चढ़ाई थी, बड़े बड़े पत्थर थे जिस वजह से ड्राइव करने ऑलरेडी बहुत ज्यादा तकलीफ हो रहा था। बट सैटर्न डिसाइड करता है कि नहीं भाई साहब, हमारा स्किल बहुत ज्यादा है, हम कर लेंगे पार। और वो 1 by 1 एक एक ऑब्स्टिकल्स को आसानी से पार कर लेता है एंड देन आगे बढ़ पड़ता है। और इसी समय हमारा भाई घड़ी देखता है दोबारा और वो देख पाता है कि वो 5400 मीटर ऊपर आ चुका है। अब इतना ऊपर आने के बाद अब होना क्या था, उसे होने लगता है एल्टीट्यूड सिकनेस। अब एल्टीट्यूड सिकनेस में ना तुम्हें सर दर्द होता है, उल्टी आने लगता है, माथा चक्कर आता है, तुम डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाते हो। अब हमारा भाई सिम्टम्स को कम करने के लिए थोड़ा पानी पी लेता है कि शायद मुझे थोड़ा आराम मिले इससे। और फाइनली वो जाके थोड़ी देर में पहुंचते उनके रास्ते का एकदम टॉप वाला पास पे, जो कि होता है 5515 मीटर ऊपर। गाड़ी रुकता है और वो देखते हैं कि एक पाइल ऑफ रॉक्स, अब जैसे हम नदी पे जाते हैं ना तो एक के ऊपर एक पत्थर बनाते हैं, तो यहाँ भी बड़े बड़े पत्थरों से ऐसे कुछ बनाया गया था और उनके ऊपर प्रेयर फ्लैग से उसे डेकोरेट करा गया था। अब ऐसा ना बुद्धिज्म में, स्पेशली तिब्बतियन बुद्धिज्म में करा जाता है। अब वो उतरते हैं एंड उस रॉक का चक्कर लगाते, परिक्रमा करते हैं, तुम समझ लो। अब ये चीज भी कॉमन ट्रेडिशन था तिब्बतियन बुद्धिज्म में और वो उस चीज को फॉलो करते हैं। यार ये चीजों को देख के ना यार मुझे भी बहुत जाने मन कर रहा है। खैर स्टोरी में वापस आते हैं। पता नहीं मैं जा पाऊंगा, पॉसिबल तो है नहीं, लग रहा है चाइना जाना पड़ेगा इसके लिए, क्योंकि तिब्बत तो चाइना में ही है और मुझे नहीं लग रहा कि मेरा कभी चाइना का सीन कभी बन पाएगा। अगर भगवान ने चाहा तो जरूर बन जाएगा, क्यों नहीं। खैर ज्यादा उम्मीद नहीं रखते हैं। स्टोरी में वापस आते हैं। सैटर्न चेक करने लगता है टायर्स को एंड देन वो चेक करता है पेट्रोल टैंक को। जब वो पेट्रोल टैंक का ढक्कन को खोलता है तो वहां से हवा बहुत ज्यादा निकलता है। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से ना पेट्रोल बहुत ज्यादा प्रेशराइज होता है। अब जब ढक्कन खोलता है तो प्रेशर जो है वो रिलीज होता है। अब इस चीज को देख के ना हमारा भाई निक मिडलटन डर जाता है, सोचता है क्या हुआ ये। सैटर्न समझाता है कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है, बस आप सिगरेट वगैरह मत पीना, फिर तो दिक्कत हो जाएगा। अब इसके बाद जर्नी आगे बढ़ता है। अब ऊपर से उन्हें अब नीचे जाना था और जैसे जैसे वो नीचे जा रहे थे ना, हमारे भाई का जो एल्टीट्यूड सिकनेस था, सर दर्द था, वो ठीक होने लगता है। अब ऐसा ही होता है यार, जब तुम ऊपर उठते हो तो तुम्हें इन चीजों का सामना करना होता है, जब तुम नीचे जाते हो तो ये चीजें आसानी से ठीक हो जाता है, क्योंकि ऊपर में ना ऑक्सीजन का लेवल जो थोड़ा कम रहता है। अब ये चीजें ना इसीलिए होता है। अब 2 बजे के आसपास वो लोग रुकते एक टेंट के पास खाना खाने के लिए, जहाँ वो नूडल्स खाते हैं गरम गरम। यार मैगी मैं भी खा के आऊँ क्या थोड़ा तुम लोग रुक जाओ यार, मैं खा के आता हूँ, अब मुझे भी मन कर रहा है। और हो सके तो जाओ तुम लोग भी एक ब्रेक ले लो, खा लो पी लो। A few moments later. हाँ तो कहा थे हम, नूडल्स खाया गया 2 बजे के आसपास। अब जिस टेंट पे वो लंच करने के लिए रुके थे ना, वो टेंट एक ड्राई साल्ट लेक के पास में था। अब तुम सोच रहे होगे कि भाई साहब ये हिमालय पर्वत चढ़ा जा रहा है तिब्बत के अंदर, अब यहाँ पे लेक वो भी साल्ट वाला, ये कहाँ से आ गया। समुंदर पे होता है ना साल्ट, तो ऐसे पहाड़ों पे हिमालय पर्वत में कहाँ से आ गया। तो देखो इसके पीछे एक लंबा कहानी है। आज से कई हजारों साल पहले ना ये हिमालय पर्वत नहीं हुआ करता था, ये एक ओशन हुआ करता था बड़ा सा, जिसका नाम था तेतीस ओशन। बट होता क्या, 2 टेक्टोनिक प्लेट्स टकराते हैं। तुम्हें पता है कि इंडिया का टेक्टोनिक प्लेट्स एक समय में अफ्रीका से टूट के एशिया से जुड़ रहा होता था। अब जब ये जुड़ता है ना तब बहुत बड़ा एक धमाका होता है और उससे ये बड़ा सा हिमालय पर्वत बनता है। तो अब मत पूछना कि साल्ट कहाँ से आया, एक समय में ये समुद्री हुआ करता था। खैर स्टोरी पे आगे बढ़ते हैं। उस साल्ट लेक के आसपास लोग काम कर रहे थे, मोस्टली वहाँ माइनिंग चल रहा था साल्ट का। लोग गरम गरम कपड़े पहने हुए थे, हाथ में अपना अपना काम का इक्विपमेंट था, आंखों में सबका चश्मा लगा हुआ था, क्योंकि एल्टीट्यूड पे यार जो यूवी रेस का जो है खतरा रहता है, तो इसके लिए चश्मा पहनते हैं लोग। अब स्टोरी आगे बढ़ता है। आफ्टरनून के आसपास वो एक छोटे से टाउन पे आके पहुंचते हैं, होर नाम का। वो रुकते एक ईस्ट वेस्ट हाईवे में, जो कि कनेक्ट कर रहा था लासा से कश्मीर को। अब इस हाईवे के पास ही एक ट्रक दिखता है जो कि जा रहा था लासा। तब हमारा भाई जो डैनियल था ना, वो कोरा कंप्लीट करने जा रहा था, वो जा रहा था लासा। अब यहाँ तक उसने अपने दोस्त को, यानी कि हमारे निक मिडलटन को जितना कंपनी देना था दे दिया था।
अब वो यहाँ से अपनी जगह लहासा जाने वाला था। हमारा भाई और ड्राइवर साहब बाई शाई करते हैं डैनियल को, एंड डैनियल इस ट्रक पे बैठ के चला जाता है अपने घर। और फिर उनके बगल में एक टायर रिपेयरिंग शॉप होता है जहाँ पे हमारा शेटन जाके 2 पंक्चर हुआ था उन्हें ठीक करता है। एंड देन जर्नी आगे बढ़ता है। एंड देन इस जर्नी के बीचों बीच हमारा राइटर बता रहा होता है इस छोटे से विलेज हॉर के बारे में थोड़ा बहुत। उसे ना ये जगह ज्यादा खास पसंद आया नहीं था, क्योंकि दूर दूर तक इस छोटे से गांव में पेड़ पौधे नहीं थे, वेजिटेशन नहीं था, कुछ था तो बस धूल और पत्थर और सदियों से जमा हुआ कचरा, गार्बेज। अभी ये चीजें देख के ना बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड था, क्योंकि ये जो विलेज है ना ये पास ही में है एक बहुत ही सीक्रेट लेक का। तुमने सुना होगा लेक मानसरोवर का नाम। अब देखो हिंदूस और बुद्धिस्ट लोगों का ये मानना था कि ये जो मानसरोवर लेक है ना यही वो लेक है जहाँ से ओरिजिनेट होता है 4 इंडिया के बड़े बड़े रिवर्स। पहला है गंगा, दूसरा इंदस, तीसरा सतलज और आखिरी है ब्रह्मपुत्र। बट इन रियलिटी सतलज एक ही रिवर है जो कि ओरिजिनेट होता है मानसरोवर से। बाकी ये जो 3 है ना वो होता है माउंट कैलाश से। और माउंट कैलाश का नाम जैसे ही भाई के दिमाग में आता है तो फिर एक्साइट हो जाते हैं भाई साहब, अब तो बहुत करीब है पहुंचने वाला हूँ। एक्साइटमेंट बढ़ता है और उन्हें पता था कि वो जल्दी पहुंचने वाले हैं, बट उन्हें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि सेटन ने कहा कि भाई साहब अब जाइए थोड़ा चाय वाय पी लीजिए और के एक लोटे कैफे में। तो भाई मजबूरन जाता है, बैठता है जाके उस कैफे में। बट वो कैफे कम और भाई साहब सस्ता सा चाय टपरी ज्यादा लग रहा था। बहुत ही बेकार सा टूटा फूटा कैफे था। हाँ बना हुआ था, पक्का था, कंक्रीट का था, बट विंडोज सारे टूटे हुए थे। उस कैफे में अगर कोई चीज ढंग का था ना तो भाई साहब उस विंडो से जो व्यू आता था ना भाई साहब वो बढ़िया था। पूरा मानसरोवर लेक उस विंडो से बढ़िया से दिख रहा था। तो एक ऐसे विंडो के सामने जाके हमारा भाई बैठ जाता है और थोड़ी देर में एक चाइनीज नौजवान लड़का जो कि मिलिट्री यूनिफॉर्म पे था वो आता है, टेबल को पोछा मारता है एक गंदे से कपड़े से, जिसके बाद वो टेबल और ज्यादा गंदा हो जाता है। चिपचिपा सा कुछ ग्रीस टाइप का टेबल में चिपक जाता है और एक थर्मोस होता है चाय का, उसे वो रख के चला जाता है। अब मजबूरन हमारा भाई क्या करेगा, वही बैठता है थोड़ा टाइम। आधे घंटे के आसपास रुकने के बाद सेटन वापस आता है एंड देन उन लोगों का जर्नी कंटिन्यू होता है। वो निकल जाते हैं हॉर विलेज से। अब रास्ते में जाते वक्त हमारा भाई कंपेयर कर रहा होता अपने एक्सपीरियंस को आज से कई साल पहले जो ट्रैवलर्स मानसरोवर लेक को विजिट करते हैं ना उनके एक्सपीरियंसेस से। भाई का कहना था कि उनका एक्सपीरियंस ना टोटली डिफरेंट था जो एक्सपीरियंस उन्होंने मानसरोवर को देख के करा था। लाइक एक जापानीज ट्रैवलर था इकाई कावागुची, इन्होंने 1900 में विजिट करा था मानसरोवर को, और मानसरोवर लेक को देखने के बाद उनकी आंखों से ना आंसू आ गया था। मतलब सुकून जो होता है ना वो मिल गया था शायद उनको। अब ऐसा ही कुछ एक्सपीरियंस कुछ सालों बाद एक स्वीडिश एक्सप्लोरर आता है, उन्हें भी होता है। वो बंदा इमोशनल नहीं था, अपना जो इमोशन है उतना एक्सप्रेस नहीं किया करता था, बट मानसरोवर लेक को देखने के बाद उसके अंदर का जो इमोशन है ना वो जाग जाता है। बट हमारे भाई का एक्सपीरियंस इन दोनों से थोड़ा अलग था, जो कि हमने देखा भी स्टोरी पे। अब 10:30 PM को वो लोग पहुंचते हैं डार्चिन के एक गेस्ट हाउस पे। ये भी एक छोटा सा गांव था जो कि माउंट कैलाश के काफी पास था। रात का समय था, सोने का ट्राई कर रहा था हमारा भाई, बट वो रात हमारे भाई के लिए नाइटमेयर साबित होता है। होर से आते वक्त कई सारे जो डस्ट, धूल, पोल्यूशन है, साथ साथ जो इतना ठंडा भी था, उसके कारण भाई को लग चुका था गंदा वाला सर्दी। 2 नाक में से एक नाक तो अब काम करना ही बंद कर दिया था। एक नाक के सहारे भाई जिंदा था, अगर दोनों बंद हो जाते तो राम नाम सत्य हो जाता। अब एक नाक के सहारे भाई सोता है, बट भाई सो नहीं पाता है। जब भी वो बेड में जाके सोने का ट्राई करता है उसके चेस्ट पे थोड़ा हैवी फील होता है, सांस लेने में तकलीफ होने लगता है, और इस वजह से वो उठ जाता है। जैसे ही वो उठता है चीजें नॉर्मल हो जाता है, एंड देन जैसे ही थोड़ी देर बाद फिर वो ट्राई करता है सोने का। रात का समय भाई नींद तो आएगा, फिर उसे वही एक्सपीरियंस होता है। और बार बार जब ऐसा होने लगता है ना तो उसे अंदर से ऐसा फील होता है कि आज अगर मैं सो जाऊं ना तो भाई साहब मैं कल शायद उठूं भी ना। तो इस डर से वो पूरी रात सोता तक नहीं है, ऐसे बैठे रहता है बेड पे। अगले दिन सुबह को सेटन हमारे भाई को लेके जाता है डार्चिन मेडिकल कॉलेज, जो देखने में तो भाई साहब एक मोनेस्ट्री से कम लग नहीं रहा था। जब भाई मिलता है डॉक्टर साहब से तो भाई अलग शॉक हो जाता है। नॉर्मल डॉक्टर्स व्हाइट कोट पहनते हैं मस्त, बट यहाँ तो कुछ एक नॉर्मल तिब्बतियन ड्रेस पहने हुए एक बंदा बैठा हुआ था। डॉक्टर साहब हाथ देखते हैं भाई का वेन्स को पकड़ के, एंड देन कुछ सवाल जवाब करते हैं, और पता ही चलता है कि भाई को हुआ है कोल्ड और साथ ही साथ एल्टीट्यूड सिकनेस। अब इसके बाद भाई हमारा आगे से डॉक्टर साहब को पूछता है कि मैं ठीक तो हो जाऊंगा ना, मैं कोरा तो कर लूंगा ना अपना। तो डॉक्टर हंसते हुए कहता है कि हाँ क्यों नहीं, ये तो मामूली सा बस कोल्ड ही तो है, तुम बहुत ही जल्द ठीक हो जाओगे। एंड फिर डॉक्टर साहब प्रिस्क्राइब करते हैं कुछ हर्बल मेडिसिन, जो कि तिब्बतियन मेडिसिन होता है। एक ब्राउन कलर का पाउडर होता है, वो खाना होता है उसे ब्रेकफास्ट पे, जो कि टेस्ट कर रहा था सिनेमन जैसा। अब ये क्या है बोले तो दालचीनी, यार ज्यादा कंफ्यूज मत होना। लंच पे और जो बेड टाइम होगा ना वहां पे खाना उसे एक दवाई, जो कि बिल्कुल दिखने में होता है टट्टी, किसका, बकरी का, तुम कह लो शेप का, बट मजबूरी है भाई साहब, बीमार है तो खा लेता है भाई। और दवाई पूरे दिन खाने के बाद रात को आता है भाई को मस्त नींद। इस पूरी जर्नी में वो रात ऐसा रात था जिस रात वो बहुत ही चैन का नींद लेता है। यहाँ पे एक टर्म का इस्तेमाल करा गया किताब के अंदर में,
फील लाइक ए लॉग नॉट ए डेड मैन। लॉग मतलब एक लकड़ी की तरह सो जाता है, मतलब तुम ऐसे समझो, डेड मैन नहीं, मरा हुआ इंसान की तरह नहीं, बट एक लकड़ी की तरह जो कि हिल नहीं रहा था, डुल नहीं रहा था, बस पड़ा हुआ था एक जगह। अब अगले दिन क्या होता है, जैसे ही हमारे सेटन को पता चलता है कि भाई साहब मैं तो मरने नहीं वाला, मैं ठीक हूँ, जिंदा हूँ, मैं बच जाऊंगा, तो भाई डिसाइड करता है कि अब उसे चलना है लासा। उसका भी तो अपना धंधा है ना भाई साहब, वो हमारे भाई के पीछे पीछे थोड़ी रहेगा, उसका सफर यही तक का था। और एज ए बुद्धिस्ट वो प्रैक्टिकली ये कहता है कि अगर आप मर भी जाते ना फिर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, हाँ बस मेरे धंधे पे थोड़ा बुरा इम्पैक्ट पड़ता है इससे। ये क्या गए भाई साहब निकल जाता है। अब पूरे दार्चिन में हमारा भाई अकेला। और अगले दिन सुबह को हमारे भाई को ना दार्चिन उतना बुरा नहीं लग रहा था। हाँ दार्चिन के अंदर पे धूल धब्बे कचरे थे, बट नीला आसमान था। साउथ की तरफ अगर देखता है तो पूरा हिमालय दिख रहा था, पूरा का पूरा माउंटेन बर्फ से ढका हुआ, स्नो केप माउंटेन्स। एक माउंटेन था जिसका नाम था गुरला मंदाता, पूरी तरीके से बर्फ से ढका हुआ स्नो केप माउंटेन था और उसके चारों ओर क्लाउड से भरा हुआ था। वो टाउन के अंदर पे कुछ जनरल स्टोर्स थे जहाँ बेचा जा रहा था चाइनीज सिगरेट्स, साबुन और जो भी बेसिक आइटम्स होता है। साथ ही साथ बेचा जा रहा था प्रेयर फ्लेक्स को। प्रेयर फ्लेक्स तो तुम्हें पता ही होगा क्या होता होगा। तुमने शायद अगर मेरा माउंटेन गाई वाला इंस्टा आईडी और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करा होगा तो तुमने मेरे बाइक के ऊपर भी देखा होगा, मैंने यार प्रेइंग फ्लेक्स लगा के रखा हुआ है। क्या है इसका मतलब अगर तुम मुझे बता सकते हो कमेंट्स में, देखता हो किसे पता है। खैर स्टोरी पे वापस आते हैं। एक दुकान के सामने क्या होता है, कई सारे मैन गैदर होते हैं और दुकान के बाहर ही खेल रहे होते हैं गेम ऑफ पोल। अब नॉर्मली पोल गेम खेला जाता है अंदर में, इंडोर गेम है ये, बट इससे बाहर में खेला जा रहा था ओपन एयर पे। भाई के गेस्ट हाउस के बगल में एक आईसी रिवर था, वहां पे औरतें ना बाल धुला रहे थे लंबे लंबे अपने। एंड मैं एक चीज बताना चाहता हूँ यार, मुझे लंबे बाल वाली लड़कियां ना काफी पसंद है यार। आई डोंट नो, स्कूल टाइम से जब भी मैं यार लंबे बाल वाली लड़कियों को देखता हूँ ना यार, मतलब कुछ होता है यार दिल में, समझा करो। खैर अपने इमोशन को अंदर ही रखता हूँ, स्टोरी पे आगे बढ़ता हूँ। इन टोटल दार्चिन को देख के ना ऐसा फील हो रहा था कि पूरा दार्चिन ना काफी रिलैक्स है। बट अब हमारा भाई थोड़ी देर बाद रिलैक्स नहीं होता है जब उसे पता चलता है कि ना हमारा भाई दार्चिन में थोड़ा जल्दी आ गया है। भाई को लोगों से ये पता चलता है कि जो लोग माउंट कैलाश का कोरा कंप्लीट करने जाते हैं, श्रद्धालु कह लो, पिलग्रिम्स कह लो, ये लोग अभी तक आए नहीं है क्योंकि अभी सीजन स्टार्ट हुआ नहीं है। भाई थोड़ा सा जल्दी आ गया है। जब पीक सीजन होता है पिलग्रिमेज का, उस टाइम पूरा ये जो टाउन है ना, वहाँ पे लोग दूर दूर से विजिटर्स आते हैं एंड होटल्स तो छोड़ो, बाहर ही टेंट लगा के बैठ जाते हैं, रहते हैं। बट अभी पूरा का पूरा शहर ठंडा है, कोई श्रद्धालु पिलग्रिम्स नहीं है यार जो कोरा कंप्लीट करने माउंट कैलाश जा रहा है। अब भाई हमारा दार्चिन के एक छोटे से कैफे में बैठ के ये रियलाइज करता है कि भाई साहब उसके पास अब ऑप्शन काफी कम है, क्योंकि कोरा ना एक सीजनल चीज होता है। ज्यादा अगर बर्फ गिरता है माउंट कैलाश पे तो वो करा नहीं जा सकता। कई सारे रास्ते ऐसे होते हैं जो बर्फ के कारण ब्लॉक हो जाता है अगर तुम ज्यादा बर्फबारी के टाइम आओगे तो। और ये चीज अकेले ट्रैक करके करना तो और ज्यादा मुश्किल होता है। अगर कुछ रास्ते पे हो गया तो भाई साहब लेना का देना पड़ जाएगा। भाई साहब कोरा करने आए थे बट तुम्हारा कोरा कोरा हो जाएगा जिंदगी। ऊपर से पूरे के पूरे गांव में कोई एक ऐसा इंसान नहीं था भाई के साथ जो अंग्रेजी में बात कर ले। भाई का कंडीशन भाई साहब बहुत ही गंदा था, कहाँ से जाना है कैसे जाना है कुछ नहीं पता। हाथ में एक किताब, तुम कह लो नॉवेल लेके बैठा हुआ था भाई उस कैफे में। इसी वक्त एंट्री होता है कैरेक्टर का, और ये एक ऐसा कैरेक्टर है ना जो भाई को देता है उम्मीद, होप कि भाई साहब हाँ मैं अपना कोरा कंप्लीट कर सकता हूँ। अब इस बंदे का नाम होता है नॉर्बू। अब इससे पहले कि मैं तुम्हें नॉर्बू के बारे में बताऊं, इस कैफे के बारे में थोड़ा जान लो। एक छोटा सा डार्क कैफे था। कैफे के चारों ओर वॉल्स में भी, ऊपर जो सीलिंग होता है वहाँ भी एक मल्टी कलर पेपर शीट से कवर्ड था वो। अब चाइना में ना ये जो प्लास्टिक से मल्टी कलर वाला, इससे ना बैग्स बनवाया जाता था और इसे सिल्क रोड के द्वारा आज भी यूरोप और रेस्ट ऑफ द एशिया को ये चीज एक्सपोर्ट करा जाता है। अब तुमने स्टोरी पे दो जगह में मेंशन सुना है सिल्क रोड का। एक तो जब तिब्बतियन मैस्टेप्स को किस तरीके से तिब्बत से चाइना में लाया जाता था। अब फिर यहाँ भी तुमने देखा कि मल्टी कलर प्लास्टिक्स को आज के समय में भी सिल्क रोड के द्वारा एक्सपोर्ट करा जाता है यूरोप और एशिया में। अब ये सिल्क रोड क्या है? ये एक रास्ता है। एंशिएंट समय पे एक रास्ता हुआ करता था जो कि चाइना से पूरी दुनिया को कनेक्ट करता था वो, और उसी रास्ते को नाम दिया गया सिल्क रोड, जहाँ से चाइना और साथ साथ हम भी अपना जो सामान है वो मिडिल ईस्ट, यूरोप लेके जाके सेल करते थे। इसीलिए इस चैप्टर का नाम भी पड़ता है द सिल्क रोड। वैसे कुछ खास और है नहीं सिल्क रोड के बारे में मेंशन इस स्टोरी में, बस ये दोनों चीजें, ये दोनों इवेंट ही है। खैर अब आते हैं बैक टू द स्टोरी। कैफे में एक सिंगल विंडो होता है, उसके पास ही जगह हमारा भाई नॉवेल अपना जो भी हाथ पे होता है वो रीड कर रहा होता है, और वही वो मिलता है एक नए कैरेक्टर से जिसका नाम होता है नॉर्बू। अब नॉर्बू हमारे भाई को देख के उसके सामने आके पूछता है यू इंग्लिश। जिस टेबल पे हमारा भाई बैठता है उसी टेबल पे ऑपोजिट पे जाके चेयर लेके मस्त बैठ जाता है और चाय ऑर्डर करता है। भाई हमारा आगे से एकटक देखता है नॉर्बू को और कहता है कि हाँ। फिर उनके बीच एक कन्वर्सेशन स्टार्ट होता है। अब नॉर्बू को देख के लग रहा था कि भाई साहब तो तिब्बत का नहीं होता होगा शायद, पूरे वेस्टर्न स्टाइल पे ड्रेसेस पहना हुआ था भाई ने। अब देखो नॉर्बू के साथ क्या सीन था। नॉर्बू था तो तिब्बतियन, बट उसका रहना सहना देख के लग रहा था कि वो थोड़ा वेस्टर्न टाइप का है। अब ऐसा इसलिए था क्योंकि वो काम करता था चाइना के शहर बीजिंग पे, चाइनीज एकेडमी ऑफ सोशल साइंस
इन द इंस्टीट्यूट ऑफ एथनिक लिटरेचर। एक लेक्चरर होगा कुछ, तो हमारा भाई ये एज्यूम करता है, यानी कि मान लेता है कि ये पक्का यहाँ पे कोई फील्ड वर्क के लिए आया होगा, और वो पूछता है कि आप ऐसे कुछ काम के लिए आए हो यहाँ पे? तो भाई कहता है हाँ, यानी कि यस और नो दोनों ही। नॉर्बू बताता है कि मैं आया हूँ यहाँ पे कोरा कंप्लीट करने। अब ये बात सुन के हमारे भाई के दिल के ना अरमान जग जाते हैं, उछलने लगता है, वो कूदने लगता है अंदर से। नॉर्बू जो था ना, वो एकेडमिक पेपर्स लिखने आया था, माउंट कैलाश में कोरा किस तरीके से कंप्लीट करा जाता है और कैसे ये चीज ना बुद्धिस्ट लिटरेचर में काफी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कई सालों से। इन सिंपली मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, कोरा के बारे में, माउंट कैलाश के बारे में वो कुछ लिख रहा था, बट उसने आज तक कोरा कंप्लीट नहीं करा था। अब देखो, अगर तुम किसी चीज के बारे में लिख रहे हो ना, तो तुम्हें उसका रियल एक्सपीरियंस लेना जरूरी है, तभी तो तुम लोगों को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर पाओगे। अब यही रियल एक्सपीरियंसेस लेने के लिए नॉर्बू यहाँ पे आया हुआ था, अब कोरा करने जाने वाला था। और फिर नॉर्बू हमारे भाई से पूछता है कि आप क्या करने आए हो यहाँ पे? फिर हमारा भाई बता देता है जो भी सीन होता है। अब बताने के बाद नॉर्बू के दिल में भी यार लड्डू फूटता है। भाई कहता है कि चलो यार टीम अप करते हैं, एकदम मस्त दो भाई चिल जाएंगे, कोरा वोरा कंप्लीट करेंगे, और क्या है। अब इसके बाद दोनों भाइयों का प्लान यार फिक्स हो जाता है कि हाँ, और दोनों मिल गई कोरा कंप्लीट करने वाले हैं। बट जो थोड़ा रिलीफ मिला था कि हाँ भाई के साथ, नॉर्बू के साथ कोरा वोरा करेंगे, वो जो एक रिलीफ था ना, वो थोड़ी ही देर का था, क्योंकि धीरे धीरे हमारे भाई को रियलाइज होता है ये नॉर्बू भी ना हमारे भाई की तरह ही कोई फिजिकली फिट इंसान नहीं है जो आसानी से कोरा कंप्लीट कर लेगा। ये भी यार बंदा तोन फुला के और ढेर सारे कंप्लेन कर रहा था कि भाई साहब बहुत डिफिकल्ट है, ट्रैक करना होता है, ऐसा ऐसा है, बहुत ऊंचा चढ़ना होता है। मतलब भाई को देख के पता चल रहा है कि भाई ना बुद्धिज्म इतना प्रैक्टिस करता नहीं है, ये बस कोरा इसलिए कंप्लीट करने जा रहा है क्योंकि इसके अंदर में थोड़ा एक्साइटमेंट है, एंथुसियाज्म है। बाकी भाई तो है तिब्बती नहीं, बट इसको बुद्धिज्म से इतना लगाव है नहीं। अब हमारे भाई के साथ सीन कुछ ऐसा था कि उसने सोचा था कि मैं कोरा कंप्लीट करूंगा ऐसे एक कंपनी के साथ, यानी कि अपना जो साथी होगा मेरा कुछ ऐसा होगा जो थोड़ा रिलीजियस होगा। यार कोरा करने जा रहा है, धर्म वाला चीज है, तो वो सीख पाएगा उससे। बट अब जो सिचुएशन था ना, वहाँ पे नॉर्बू से अच्छा कोई पार्टनर उसके लिए था नहीं, क्योंकि कोई पार्टनर ही नहीं था ब्रो, एक तो था ही वो। तो नॉर्बू भाई सजेस्ट करता है कि देखो यार, हम एक याक ले लेते हैं, सामान वामान इतना भारी होगा, हम थोड़ी बुकेंगे, और देख के लग भी नहीं रहा था कि वो मोटा तोंद वाला इंसान बुक पाएगा, तो याक में सामान लेके वो चलेंगे एंड बस हो जाएगा उनका जो भी सीन है। अब ये सुन के हमारा भाई इंप्रेस होता है कि भाई साहब बंदा क्या तो सही रहा है, कर लेंगे हम। अब इसके बाद नॉर्बू भाई आखिर में कहता है कि हाँ देखो, मेरा कोई शौक नहीं है कि मैं हर कुछ कदम बाद झुकूं और प्रणाम करते हुए मैं अपना माउंट कैलाश का चक्कर लगाऊं। यार देखो, ऐसा होता है कि कोरा कंप्लीट करते वक्त ना लोग क्या करते, थोड़ा चलते एंड देन फिर झुक के लाई डाउन करके तुम कह लो प्रेयर करते हैं एंड फिर उठते हैं, फिर जाते हैं, ऐसे करके कोरा को कंप्लीट करा जाता था। बट मैंने बताया तुम्हें कि हमारा भाई इतना रिलीजियस था नहीं, तो ऐसा कुछ करने वाला था नहीं, और उसका पेट को देख के लग भी नहीं रहा था कि वो बार बार झुक पाएगा नीचे। तुम्हें पता यार, मोटा होना कितना बड़ा दुख दर्द वाला चीज होता है। अपने पेट को लेके तुम यार झुक नहीं सकते। खैर इसी के साथ स्टोरी होता है खत्म, दोनों हंसते रहते हैं, कन्वर्सेशन चलते रहता है एंड हमारा कहानी यही भी हो जाता है खत्म। उम्मीद है तुम लोगों को पसंद आया होगा। काफी बड़ा था स्टोरी, बट काफी इंटरेस्टिंग भी था। हमने तिब्बत का ब्यूटी के बारे में जाना, हमने माउंट कैलाश पे एक कोरा कंप्लीट कैसे करते हैं उसके बारे में जाना, अलग अलग जगह देखा, अलग अलग जानवरों को देखा, अलग अलग लोगों को भी देखा। तो यार काफी मजेदार था। उम्मीद है कभी मुझे भी जिंदगी में जाने मौका मिले माउंट कैलाश पे कोरा कंप्लीट करने का। मैंने डेफिनेटली सोचा है कि ऐसा कुछ अगर पैसा वैसा होता है तो करेंगे यार, क्या दिक्कत है, और नहीं होता है तो भाई सपना का सपना रह जाएगा। बट ये भी एक बकेट लिस्ट का पार्ट होगा जरूर किसी दिन। खैर इसी के साथ अगर तुम लोगों को मेरा काम पसंद आया तो यार चैनल को सब्सक्राइब करने बिना जाना मत। भाई को यार थोड़ा सपोर्ट कर दो यार, इतना मेहनत कर रहा हो तुम लोग के लिए। और अगर ऐसे कंटेंट आगे देखना चाहते हो तो यार जरूर सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो यार, और जो भी तुम्हारा फेवरेट पार्ट है उसे कमेंट कर देना। मैं मिलता हूं तुम लोग से अगली वीडियो में। थैंक यू, लव यू ऑल।